अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 2-2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज़। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का मामला है। नया पिंडोरा बॉक्स एक खुल गया है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के बयानात सामने आए हैं और सब ने इसे फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दिया है। जबकि 9 मई के जो ताने बाने हैं वो कहाँ जाकर जुड़ रहे हैं, क्या मज़ीद शख्सियात की भी गिरफ्तारी अमल में आएगी, ये भी बात करेंगे। पाक फ़ौज का एहतसाबी अमल काबिल सत्ताइश है, क्या दीगर इदारों में भी इसकी ज़रूरत पेश आ रही है, ये भी एक टॉपिक है हमारा। जबकि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि दूरियां ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जलसे का ऐलान भी कर दिया कि वो इस्लामाबाद में 22 अगस्त को जलसा करेंगे। ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, क्या अहमियत क्या होगी ग्रैंड अलायंस की और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कैसे देखेंगे इसको। पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट में जो सर्द रवैया है। इंटरनेट की बंदिश ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, 500 मिलियन का नुकसान पहुंचा दिया। ऑनलाइन काम करने वाले खासे मुश्किल में नजर आए। क्या वाकई बिजली कीमतों में कमी होने जा रही है? शायद 30% कमी होने जा रही है बिजली बिलों में, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अगर ये सही हो तो गवर्नर से मुलाकात क्योंकि 3 ब्यूरोक्रेट्स को उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, जबकि वफाकी काबीना ने 5 साला निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। 24 इदारे हैं जिनकी निजकारी की जाएगी, जिनमें PIA और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की निजकारी जो है वो फौरी अमल में लाई जाएगी और जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। 10 रोज़ा पोलियो मुहिम सिंध में शुरू कर दी गई है और वालिदैन से अपील की गई है कि वो कोताही ना करें। जबकि शहर कायद के बासी रहते तो वो समुंदर किनारे हैं, लेकिन बूंद बूंद को तरस जाते हैं साफ़ पानी के लिए। कई इलाके हैं जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है, और अगर टैंकर के हवाले से पानी वहाँ पर दस्तयाब है भी तो खासा महंगा है और गंदा पानी है। टैंकर माफिया काफ़ी सरगर्म है, ये भी इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। जुल्फ़िकार बब्बर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। राना गुलजार ताज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आप लोगों ने यहाँ आप लोग आए, प्रोग्राम को ज्वाइन किया। पहले मैं बात करना चाहूँगी जुल्फ़िकार बब्बर साहब आपसे। 14 अगस्त भी गुजर गया, आज़ादी का जश्न भी मना लिया हमने, और अरशद नदीम को तोहफ़ की बरसात भी कर दी, बड़ा उसको वेलकम भी किया कराची में भी सब कुछ। लेकिन जो सियासी सूरत हाल है वो बहरहाल फिर वहीं पे हम आ जाते हैं कि सारे फंक्शंस हो गए, आतिशबाजी हो गई, हल्ला गुल्ला हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सियासी सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो मसाइल का हल कहीं हमें नज़र नहीं आता। देखिए, मसाइल का हल इसलिए नज़र नहीं आता कि मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत वक्त है वो उसमें उस तरह से संजीदा नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं। अब जिस तरह आपने शुरू में इंट्रो में हवाला दिया कि क्या लाइट का बिल कम हो सकते हैं, तो ये इनको एक्चुअली करने का प्लान जो था आप शायद कम कर दें, क्योंकि अवामी दबाव आया है या जो सूरत हाल बांग्लादेश में हो रही है, रीजन में चेंज हो रही है। वैसे इनका जो ख्याल था इलेक्शन से कबल इनका सारे प्रोग्राम होते, इलेक्शन से 6 महीने पहले के बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इलेक्शन की सारी चीज़ होती है। मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन अगर हर साल होने लग जाए तो कम से कम कुछ ना कुछ काम होना शुरू हो जाए, काम 10% होना शुरू हो जाए। ये बात तो हमने भी देखी है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये शायद अभी दबाव में कुछ कम कर दें, उसके बाद वापस बढ़ा देंगे। बादशाह लोग हैं, इनको पता है कि इनको चलना नहीं है। अब जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी की 16-17 साल से हुकूमत चल रही है माशाल्लाह, और बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन आपको तरक्की कहीं नज़र नहीं आएगी, आपको कहीं साबित रोड नज़र नहीं आएगा पूरे सिंध में, कराची से लेके कश्मीर तक। इसी तरह पंजाब में अगर आप देखें तो कदरे बेहतर है, लेकिन बलूचिस्तान की आप सूरत हाल देखें तो वहाँ का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर आपने जैसे जिक्र किया कि पानी समंदर के किनारे रहते हैं, पानी अवेलेबल तो है लेकिन टैंकर से अगर आप लें, उसी तरह जिस तरह गैस अगर लाइन में नहीं है जहाँ का आप बिल देती हैं, अगर आप सिलेंडर लें तो गैस अवेलेबल है। लाइट की अगर आप बैटरी या UPS जनरेटर लें तो अवेलेबल है, अदरवाइज लाइन की लाइट के इलेक्ट्रिक की लाइट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये बदकिस्मती है। सिक्योरिटी आप प्राइवेट लेना चाहें तो ले सकती हैं, पुलिस की सिक्योरिटी आपको, रियासत की सिक्योरिटी आपको अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ टैक्स लेने के लिए है, वो सिर्फ उस टैक्स पे अयाशियां करने के लिए। हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन भी लग गया है, बहुत सारे टैक्स भी लग गया ये है। तो टैक्स इनका बस नहीं चलता। सांस लेने पर भी जो आलूदा हवा पर भी टैक्स लगा दे, सूरज पर भी टैक्स लगा दे, इनका तो बस नहीं चल रहा। अच्छा, राना गुलजार ताज साहब भी हमारे साथ ही बैठे हैं। आपने इतने सवालात उठा दिए हैं,
پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ، خاص طور پہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں سندھ کی گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ رانا گلزار تاج صاحب بھی موجود ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ غلط کو غلط ضرور کہتے ہیں. تو رانا گلزار تاج صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اتنے سارے سوالات کے جوابات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نواز صاحبہ آپ کا، آپ کے چینل کا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو سچ ہوتا ہے سچ ہے اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، بالکل مشکلات ہیں کراچی میں، ایسی بات نہیں ہے. پانی واقعی ٹینکر مافیا عروج پر ہے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. تقریباً 400 ہیڈنز میئر کراچی نے بند کیے ہیں، بسمار کیے ہیں، سیل کیا ہے، مگر مزید جو ہیڈنز ہیں ان پر بھی کارروائی کی بنے کیوں گلزار صاحب؟ یہ دیرینہ مسئلہ ہے. یہ خالی ایک پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، دیرینہ مسئلہ ہے. اچھا، آپ پچھلی سارے ادوار کی 17 سالوں سے بھی بات 17 نہیں، اس سے بھی پہلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ بڑا دیرینہ مسئلہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا اور اس میں سفارش نہیں ماننی چاہیے کیونکہ عوام کا مسئلہ ہے. اور ابھی حال ہی میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر انڈسٹریل ایریا میں میٹھا پانی جا رہا ہے، گھروں میں میٹھا پانی نہیں مل رہا، انڈسٹریل ایریا کو میٹھا پانی دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں دینا چاہیے، پہلے گھروں کو دیا جائے. اور جو ٹینکر مافیا ہے یہ عروج پر ہے، ان کو روکا جائے. اور دیکھیں یہ ارباب اختیار روک سکتے ہیں، میں آپ نہیں روک سکتے. میئر کراچی اس پر کام کرے سنجیدگی سے اور کر بھی رہے ہیں اور ان کو مزید تیز کرنا ہوگا کیونکہ جتنی زیادہ تیز کام کریں گے اتنی جلدی سہولیات شہریوں کو میسر آ سکے گی. میونسپل ٹیکس، بالکل یہ میونسپل ٹیکس جو تھا مصطفیٰ کمال صاحب تھے جب شہر کے میئر، انہوں نے نافذ العمل کیا تھا، لیکن اس کے ٹیکس کلیکشن میں سست روی تھی اور اس کو انہوں نے بجلی کے بل میں ایڈ کیا ہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کے تو دور میں بڑی ترقی ہوئی تھی، کراچی کا تو سگنل فری کوریڈور بنا دیا تھا انہوں نے. مطلب یہ تو ہے سامنے کی بات ہے نا. لیکن اس میونسپل ٹیکس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام کو ملنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ثمرات یہ ہیں کہ جو سولٹ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ جو کچرا اٹھاتے ہیں گھروں سے اور یوسیوں سے اور روڈوں سے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ وہ گھروں سے کچرا نہیں لیتے اور وہ کچرا جو علاقوں میں خاکروب ہوتے ہیں جو بھی کچرا اٹھاتے ہیں ان سے وہ اپنی سیٹنگ رکھتے ہیں اور وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. اور جو یونین کونسل کی سطح پر اگر 3 گاڑیاں کچرے کی چل رہی ہیں تو وہ 1 چلاتے ہیں، 2 کو چھٹی دے دیتے ہیں، اس کا پیٹرول بھی بچتا ہے اور اس کے ڈرائیور کے پیسے بھی بچتے ہیں. اچھا. صفائی کرنے کے لوگ اگر مثال کے طور پہ ایگزامپل ہے کہ اگر 30 ہیں ایک یونین کونسل میں تو اس میں وہ 10 سے 12 بلاتے ہیں اور باقی کو وہ جو ہے چھٹی دے دیتے ہیں، اس کے پیسے بھی بچتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے اور اس سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اجتناب برتنا چاہیے اور ہمیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور عوام شہریوں کو اس کی سہولیات کیوں میسر نہیں ہو رہی. کیونکہ پیسہ ٹیکس کلیکشن آپ پورا لے رہے ہیں اور ٹیکس کلیکشن آپ پورا لے رہے ہیں تو آپ کو اس کے شہریوں کو ثمرات مرتب ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل. دوسری بات سیوریج سسٹم میں آپ یہ دیکھیں پانی کے معاملات میں. رانا گلزار تاج صاحب تھوڑا کچھ میں بھی پوچھ لوں، اب تک یہ کیوں نہیں ان چیزوں پر کام ہوا؟ دیکھیں آپ کو اگر پتا ہے کہ کچرا مافیا تک ایک کام کر رہی ہے تو انتظامیہ کو تو سب کچھ پتا ہوگا نا، وہ کیوں نہیں اس چیز کو روکا کہ انہوں نے کہ وہ اب ہم نے بھی دیکھے ہیں افغانی بچے ہیں جنہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی بائکس پہ وہ پیچھے ٹھیلے ٹائپ لگائے ہوئے ہیں اور وہ پورے ان کے باقاعدہ ایریا ہیں ان کے اور وہ وہاں سے پیسے بھی کلیکٹ کرتے ہیں اور کچرا بھی کلیکٹ کرتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ حکومت کو میئر کراچی کو ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو درست کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں سولٹ ویسٹ مینجمنٹ میں یہ چیزیں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا. میں واٹر بورڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ واٹر بورڈ میں لیکیج جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ لاکھوں گیلن پانی جو ہے وہ روڈ کے اوپر ضائع ہو جاتا ہے.
تو ان کے جو ایکسین ہے, جو ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ ان لیکیج کو ٹھیک کریں. ان کو یہ ٹھیک نہیں کرتے, یہ فنڈ کا رونا روتے ہیں, بل یہ پورا لیتے ہیں, پانی یہ بیچتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. شہریوں کا حق مارا جا رہا ہے اور اس میں میئر کراچی کو اور زیادہ سخت ہونا ہوگا, ایم ڈی واٹر بورڈ کو سخت ہونا ہوگا, تاکہ جو نیچے کا عملہ ہے جو ان کو اپنی منمانی کی رپورٹیں دیتے ہیں ان پر اطمینان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. واٹر بورڈ کے ہی کوئی ڈائریکٹر تھے جنہوں نے نشاندہی کی تھی کسی غلط لائن کی, ابھی کچھ دن پہلے کی خبر تھی, تو ان کو ان کے عہدے سے ہی سبکدوش کر دیا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بالکل ایسا میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر. اب اس میں کیا صحیح ہے کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے, لیکن میں نے ایسا سنا ہے سوشل میڈیا پہ. اخلاق بوگیو صاحب ہیں اور ان کو انہوں نے جو ہے نا سسپینڈ کیا ہے, لیکن اگر وہ حقائق پر مبنی ہے تو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کو بحال کرنا چاہیے فوری طور پہ, اور ان کے اوپر جو ہے جو بھی الزامات ہیں اس کی اکثر نوت تحقیقات ہونی چاہیے. کیونکہ اس لیے کہ جب تک اچھے آفیسرز کی ہم سرپرستی نہیں کریں گے تو نظام ٹھیک نہیں ہوگا. تو جو کرپٹ آفیسر ہیں ہمیں ان کو ان کے گھر روانہ کر دینا چاہیے. بہت یہ ہو چکا ہے, ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. اداروں کو ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے, اداروں کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے اور یہ جو کرپشن مافیا, سسٹم مافیا, یہ ختم ہونا چاہیے. اور اسی حوالے سے پاک فوج میں بڑی ٹرانسپیرنسی ہے. پاک فوج کا جو خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. بہت ابھی 2 دنوں سے جو ہم خبریں دیکھ رہے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری, پھر ان کے بعد مزید اور گرفتاریاں بھی, مختلف سیاسی رہنماؤں کے بیانات بھی سامنے آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ خود احتسابی کا جو عمل ہے بہت اچھا ہے اور یہ اندرونی معاملہ ہے, کوئی اس میں انٹرفیرنس نہیں ہے کسی دوسرے ادارے کی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو ببر صاحب؟ دیکھیں, ویسے تو پاک فوج کا تقریباً جو ہے احتساب کا عمل چلتا رہتا ہے, لیکن اس حد تک یا اس لیول پر آج تک نہیں ہوا. نچلی سطح پر ہمیشہ ہو گیا اور چیزیں ہوتی گئی, لیکن ایک کافی عرصے سے آواز اٹھ رہی تھی, جس طرح ایک ماضی میں آواز اٹھتی تھی کہ پنجاب کے لیڈر کا احتساب نہیں ہوتا, تو پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب بھی کچھ دن کے لیے بھلے جیل گئے اور یا ان کی حکومت بھی گئی. تو پھر ایک آواز اٹھتی تھی, ہمیشہ سے ایک بات ہوتی تھی کہ جناب سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے, جرنلز کا احتساب نہیں ہوتا, جرنلسٹ کا احتساب نہیں ہوتا. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ تاثر بھی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر ادارے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے جرنلسٹ کے خلاف بھی کارروائی ہوئی, کافی سارے. تو یہ شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اس ہائی پروفائل لیول پر جا کر کارروائی کی گئی. ایک 4 اسٹار جنرل جو ڈی جی ISI کے عہدے پر رہے ہوں, جو آرمی چیف تقریباً بنتے بنتے رہ گئے, اور ان کے خلاف اس لیول کی کارروائی. اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ ہاؤس ارسٹ اس سے بھی کافی پہلے کے شاید تھے, اور وہ انکوائری ان کے خلاف چل رہی تھی, اس سے کافی پہلے کے تھے. اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, وہ شاید ظاہری سی بات ہے, ایک پاک فوج کا ایک سسٹم ہے, پورا ڈسپلن سسٹم ہے, تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں اناؤنس بھی کرتے ہیں, اور وہ جب مناسب سمجھتے ہیں جس لیول تک کی وہ خبر دیتے ہیں. لیکن ایسا مختلف ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی باقی لوگ بھی کچھ ہاؤس ارسٹ ہیں, اور کچھ لوگوں کو اس وقت باقاعدہ طور پر بھی گرفتار کیا گیا, اور تفتیش تو تقریباً کافی لوگوں کے خلاف چل رہی ہے, اور بھی آفیسرز کا نام آ سکتا ہے آنے والے. تو اس کا مطلب ہے کئی اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. یقیناً آنے والے دنوں میں مزید کچھ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. بالکل, لیکن اس سے جو بڑی بات ہو رہی ہے اوپر والی باجوہ صاحب کی, وہ شاید نہ ہو, لیکن نیچے کی سطح پر ہوں گی. اچھا, تو 9 مئی کے جو تانے بانے ہیں, مزید شخصیات بھی نشانے پہ آئیں گی. ظاہر ہے, دیکھیں نا, اب آپ نے ایک پولیٹیکلی پارٹی کو تو وکٹم بنا لیا, آپ نے خان صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا, ان کی پارٹی بھی توڑ دی, ان کو بھی ختم کر دیا, کارکنان کو بھی پکڑا, سب کو کیا, پریس کانفرنسز کی بھی ایک سینچری ہو گئی, اور سب کچھ چیزیں ہو گئی. لیکن ظاہری سی بات ہے, سارے سیویلین تو صرف اس میں ملوث نہیں تھے نا, بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کو سہولت کاری مہیا کی, اور ان کے وہ سہولت کار تھے. تو ظاہر ہے اب ان کے خلاف بھی آہستہ آہستہ گھیرا تنگ ہوگا, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جس کے خلاف دیر سے کاروائی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف مؤثر کاروائی ہو رہی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ اور وہ دیر پر کاروائی ہوگی, میرا اپنا خیال ہے. مطلب فلی انویسٹیگیٹ کر کے پھر کاروائی ہو رہی ہے. ظاہر ہے, آج حماد اظہر نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب دیکھیں نا, مطلب اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ خان صاحب کا بالکل یہ کہا جاتا تھا کہ ان میں کوئی فرق نہیں تھا, جب ایسے لوگ بھی دے رہے تھے. لیکن حماد اظہر نے یہ بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ گیپ تھا, مطلب میری ریچ نہیں تھی, میری رسائی نہیں تھی بانی PTI کے پاس.
وہ تو تقریباً جو بھی پارٹی چھوڑتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میری سنی نہیں جاتی اور میری ریچ نہیں تھی اور میری باتوں کو مانا نہیں گیا. جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے رانا صاحب پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ رہے تھے, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو کوئی ہمارے جیسا عام بے ذرا سا انسان کہہ رہا ہے یا یہ صرف ویسی ایک جنرل بات کر رہے ہیں یا پھر واقعی نظریاتی کارکنان کی پیپلز پارٹی میں اب نہیں سنی جاتی. پیپلز پارٹی اتنی بڑی جمہوری پارٹی ہے, ڈیموکریٹک پارٹی ہے, کیا پارٹی کے اندر بھی اگر یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں ان کی باتوں کو پتہ نہیں اہمیت دی نہیں جاتی یا ان کی یہ بات وہاں نہیں کر پاتے یا کیا وجہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب اگر 17-18 سال کنٹینیو حکومت رہی ہو صوبے میں 18ویں ترمیم کے بعد اور کیا مطلب پھر کیا 50 سال کی حکومت کے بعد یہ مسائل حل ہوئیں گے. یہ تو ہم صرف ابھی انہوں نے کراچی کی بات کی, آپ اگر چلی جائیں میرپور خاص چلی جائیں, دادو چلی جائیں, آپ اگر سانگڑ چلی جائیں, سکھر چلی جائیں, آپ اگر جیکب آباد جا کر دیکھیں تو ان میں آپ کو اگر ایک روڈ ثابت مل جائے نا پورے شہر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ڈویژن ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہیں, ایک روڈ اگر آپ کو صاف ستھری مل جائے نا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میں شاید یہ پروگرام میں آئندہ کبھی نہ آ کے بیٹھوں. ایک روڈ میں چیلنج کرتا ہوں, باقی شہروں میں کراچی ان میں جنت لگے گا, آپ کو پیرس لگے گا. اچھا ہاں یہ حالت ہے سندھ کی صورتحال پورے کی. اچھا مطلب پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے وہ صرف زیرو نہیں ہے, مائنس کی جانب ہے. جی ہاں, جہاں جہاں ان کی حکومت دیکھیں, بلوچستان میں بھی آپ دیکھ لیں, کبھی آپ نے سنا کہ بلوچستان میں کوئی رمضان پیکیج اناؤنس ہوا ہو, سستے آٹے کا پیکیج اناؤنس ہوا ہو, کبھی کوئی آپ کو کوئی ایسی اسکیم نظر آئی ہو. بلوچستان میں سے ہمیشہ آپ کو جو خبریں نظر آتی ہیں یا تو دہشت گرد مارے گئے, فراری کیمپ پر کاروائی ہوئی, مسنگ پرسن ہوئے, احتجاج ہوا. بلوچستان سے کبھی آپ کو پازیٹیو خبر باقی صوبوں کی طرح نظر آئی کہ کسی چیز کی افتتاح ہوا, کوئی ہاسپٹل بنا, کوئی یونیورسٹی بنی, کوئی کالج بنا, کوئی روڈ بنا, کوئی پروجیکٹ لگا, کوئی مقامی لوگوں کو نوکری ملی, کوئی کبھی بلوچستان سے ہمیں کوئی اچھی خبر, بدقسمتی کے ساتھ ہمارا حصہ ہے, ہمارے وہ بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں بلوچستان والے بھی اسی طرح جس طرح سندھ اور پنجاب کے لوگ ہیں, لیکن وہاں سے کبھی اس قسم کی خبریں نہیں آتی اور وہ لوگ شاید اس قسم کا احتجاج بھی اب نہیں کرنا چاہتے ہیں. صوبائی اسمبلیوں میں تو بڑی بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کتنے پورے سال کے جو فنڈ ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از رکھے ہوتے ہیں ہمارے پاس, ان کا استعمال ہی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلوچستان کو کوئی اگر ڈیل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے نا, پہلی بات تو اہمیت جب اسلام آباد سے یا کہیں اور سے پنڈی سے کہیں سے بھی دی جاتی ہے نا تو وہ اس کی سیٹوں کے حساب سے اہمیت دی جاتی ہے. تو اس میں پنجاب بیس ساری چیز بنائی جاتی ہے, اس میں ڈیزائن کیا جاتا ہے, تھوڑا سا سندھ کو شامل کیا جاتا ہے, باقیوں کی اہمیت ویسی نہیں بچتی سیٹوں کے حساب سے. پھر اگر کبھی تھوڑی سی ضرورت محسوس کر لی جاتی ہے بدقسمتی سے تو وہ صرف سرداروں تک اپروچ کی جاتی ہے اور سرداروں کو اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, عام بلوچ عوام کو وہ چیز نہیں مہیا کی جاتی. آپ وہاں کی حالت آپ دیکھیں گے تو آپ کو پاکستان کا حصہ وہ نہیں لگے گا. وہاں پر وہ لوگ اس قدر مایوس ہو چکے ہیں, تلخ حقائق ہے. یہ شاید باتیں بہت عجیب لگے لوگوں کو سنتے ہوئے, لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بلوچستان کے لوگوں نے لوڈ شیڈنگ پر احتجاج کیا. آپ کو خبر نہیں سننے کو ملی ہوگی بلوچستان کے لوگوں نے کبھی مہنگے آٹے پر احتجاج کیا, کیونکہ ان کو مایوسی اس قدر ہو چکی ہے کہ ان کو اس چیز کی امید بھی نہیں بچی کہ شاید ہمارے کو کوئی ہاسپٹل بنا کے دے, ہمیں مفت کی دوا ملے, ہمارے گھر کے سامنے سے پکا, وہ سوچتے ہی نہیں ہے اس پہ, مطلب ان کو امید ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ بڑی ڈینجر صورت ہے. جب کوئی شکایت کرے, احتجاج کرے, یہ میرا خیال ہے کہ نارمل بات ہوتی ہے یہ, لیکن اگر کوئی خاموش ہو جائے اور احتجاج نہ کرے تو وہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے میرا خیال میں. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں, اس کا مطلب ہے رانا گلزار صاحب کہ پاکستانی قوم ابھی تک جاگ رہی ہے, احتجاج تو بہرحال کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ہے ریئیکٹ کرنے کا. بانی پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہے ہیں, بیرسٹر گوہر نے یہ کہا, چیئرمین پی ٹی آئی نے, کہ ہم اسلام آباد میں احتجاج کریں گے. 22 اگست کا انہوں نے ٹائم دیا ہے, اسلام آباد میں جلسے کا احتجاج, جلسے کے اعلان کے بارے میں کہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ راہیں ہموار ہو رہی ہیں؟ راہیں کب ہموار نہیں تھی. اوہ اچھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ کب احتجاج رانا صاحب پی ٹی آئی کے وہ سلیم صاحب نہیں آئے, سلیم سچوانی صاحب, ورنہ ان سے آپ کا جھگڑا ہو جاتا. پھر میں تو کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں, ریکارڈ پہ نکال کے دیکھیں, جب آپ وزیر اعظم تھے جب بھی آپ احتجاج ہی کر رہے تھے. اچھا. جب بھی آپ اس کا گریبان پکڑ رہے تھے, اس کو یہ اور اس کو وہ, بہت ساری باتیں وہ کر رہے تھے, آپ کو بھی پتا ہے, ٹی وی سب گواہ ہے. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ احتجاج سے اگر مسائل کے حل ہوتے سبھی ہو جاتے. کراچی تو جنت بن جاتا. سچائی کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. جب 9 مئی میں سب لوگوں ریکارڈ پر ہے, 9 مئی پہ
जिन लोगों ने अपने अपने बयान रिकॉर्ड कराए और बड़े बढ़ चढ़ कर गुफ्तगू हो रही थी, और मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल इदारा जो अपना काम कर रहा है और जिस साहब को गिरफ्तार किया है, ये बात साबित करने की कोशिश की गई है कि हम ट्रांसपेरेंसी पर यकीन रखते हैं और हम पूरी तहकीकात करेंगे और कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, वो आम आदमी हो या मुलाजिम हो, सब एक बराबर। ठीक है। इदारों के अंदर तसादुम मुल्क को नुकसान पहुंचता है, बेशक। पार्लियामेंट पे अदम एतमाद मुल्क को नुकसान पहुंचता है। ठीक है। बात यह है, आज हमारे पड़ोस के मुल्क में बड़ी तारीफ की जा रही है खान साहब की। क्यों? तो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो आपकी तारीफ क्यों कर रहा है? क्या वजूहात है? ऐसी कौन सी आपके अंदर खास बात है जो वो आपके लिए नगमे भी गा रहे हैं और आपकी तारुफी अल्फाज भी आपके लिए अदा कर रहे हैं? उन्होंने तो कभी पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा ही नहीं। आपके लिए अच्छा क्यों सोच रहे हैं और आपके लिए नरम गोशा क्यों है? ये सवाल ये निशान है। बात ये है कि आप पाकिस्तानी हैं, अपने आप को पाकिस्तानी बनाएं। आप कभी आप ही के प्रोग्राम में आपने जिन साहब का नाम लिया वो अदालत को गालियां बक रहे थे, आप ही के प्रोग्राम में निकाल के देख सकते हैं। वही इनको 2 नंबर और 5 नंबर कह रहे थे। आज उनका मुंह सूख रहा है इनकी तारीफ कर करके कि जजेस बड़े अच्छे हैं, जजेस बहुत अच्छे हैं। क्यों? कि जब वो ये कर रहे थे तो उनको आप गाली बक रहे हैं, आज आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये ना अफसोसनाक अमल है, ये अच्छा अमल नहीं है। ये इनके फॉलोवर को सोचना होगा। आप पाकिस्तानी हैं, खान साहब के कारकुन आप बाद में, पहले पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का सोचिए। हम पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, और जब पाकिस्तान नहीं होगा तो ना हम हो सकते हैं। और हमारे देखिए, मैं एक बात बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है और पाकिस्तान में उससे कम मुसलमान है। जब हम किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, ये बीइंग ए मुस्लिम, ठीक है, ये हमें अल्लाह ने एक मकाम और इज्जत दी है। हिंदुस्तान बोले अकलियत, आज वहां अकलियत में लोग हैं मुसलमान और किस बर्बरियत का शिकार हैं, ये आपके पास भी खबरें आती रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुल्क दिया जो कि हमारी शनाख्त है। इबादत तो वो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या राणा साहब आप समझते हैं कि ग्रीन पासपोर्ट को हमने उतना स्ट्रांग बनाया कि हमारी इज्जत है दुनिया में? ग्रीन पासपोर्ट पे बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए जी, हम कितने अच्छे लोग हैं। मैं आपके प्रोग्राम में बार बार कहता हूं कि हम कितने नफीस लोग हैं कि हम जब टीवी शो में बैठते हैं तो हम एक दूसरे की तज़ील करते हैं, और आवाम जब देखती है तो कितनी खुश होती है कि कितने खूबसूरत लोग हैं कि देखो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। अच्छा, जब हम मुल्क में होते हैं तो हमें इख्तिदार चाहिए, और मुल्क से जब हम बाहर इख्तिदार से बाहर चले जाते हैं तो मुल्क में जाके अपने पाकिस्तान की बुराई करते हैं। क्यों करते हैं? सही, आप पाकिस्तान में रहें, इख्तिदार में भी पाकिस्तान में रहे, इख्तिदार से बाहर भी पाकिस्तान में, ठीक है। तो आप क्यों बुराई करते? तो हम अपने मुल्क की बुराई खुद करते बाहर मुल्क में, हम उनको खुद अपना गिरबान उनके हाथ में देते हैं। जब वो कहते हैं तो हम यहाँ आके टीवी पे बताते हैं, देखे जी हमारे साथ ये कर दिया, देखे जी पाकिस्तान को यहाँ लिया। किसने किया? मैंने किया। मैंने बाहर जाके कहा ना। क्यों कहा? मैंने अपने मुल्क की बात बाहर क्यों कर रहा हूं? अपने मुल्क में करें ना। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, हम अपनी बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, यहां बात करनी चाहिए, इसी जगह पे बात करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के गिरबान पकड़ने से इज्तनाब बरतना चाहिए। हमें आपस में अफाम व तफहीम को और भाईचारगी पैदा करनी होगी, अवाम को फैसिलिटेट करना होगा, अवाम के लिए सोचना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, ये अवाम कैसे तरक्की करेगी? हम नाम तो तरक्की का लेते हैं लेकिन काम क्या करते हैं? काम तो बताइए। काम जो है उसमें हम जीरो हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। राना गुलजार ताज साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे काम ऐसे नहीं हैं। काम हम अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं हैं और बातें हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन एक और बात भी है, अब दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है। अब सेकंड्स में बात जो है वो एक दुनिया के किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। खबर यहाँ से वहाँ जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तो अब कोई जाकर बाहर कुछ नहीं कहता, जो कुछ यहाँ होता है, यहाँ पे भी मीडिया मौजूद है और यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं जो तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं। तो बहुत सारे हकायक ऐसे भी हैं जो कि शायद पहले कभी सामने ना आते, लेकिन अब वो सामने आ रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ जुल्फ़िकार बब्बर साहब और राना गुलजार ताज साहब बैठे हैं पैनल में। जुल्फ़िकार बब्बर साहब से पूछना चाहूँगी, जुल्फ़िकार साहब, ये पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट में जो सर्द रवैया एक चल रहा है, ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, कितना कारगर होगा इस सूरत हाल में, क्या अहमियत होगी इसकी? देखें, अगर ग्रैंड अलायंस ये सही तरीके से इसको बनाते हैं और चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका फर्क पड़ेगा। अच्छा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इमरान खान की हुकूमत पर फर्क पड़ा था इनका जब ग्रैंड अलायंस बनाया था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी तकरीबन बैसाखियों पे, उन्हीं बैसाखियों पे है, उस पे शायद नाम चेंज हो गया और लेबल चेंज हो गया और तकरीबन वही वाली बैसाखियां जो ताकतवर बैसाखियां उन्हीं पे तकरीबन मौजूदा हुकूमत या मौजूदा पार्लियामेंट खड़ी है। कोई ज्यादा ताकतवर या तवाना पार्लियामेंट नहीं है जिस तरह की हम सोचते हैं एक डेमोक्रेटिक माशरे में। तो जरा सा भी तेज हवा का झोंका है तो ये सारा सिस्टम बिल्डोज हो सकता है। तो अगर इन्होंने सही तरीके से इस वक्त पॉलिटिक्स की, अवाम बेजार है, अवाम गुस्से में, अवाम मायूस है, अवाम नाराज भी है और अवाम चेंज चाहते हैं, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है आप इमेजिन नहीं कर सकती कि जितने लाइट के बिल आ रहे हैं इस वक्त। खवातीन अपनी बालियां बेचकर बिल भर रहे हैं, किसी की वीसी रखी हुई थी, किसी बच्ची के जहेज का सामान रखा हुआ था वो बेचकर लोग अपने बिल भर रहे हैं, कोई अपनी बाइक बेचकर, कोई अपना प्लॉट जो एक्स्ट्रा रखा हुआ था वो बेचकर, कोई किस तरह, कोई उधार लेकर। लेकिन ये कब तक बिल भर सकते हैं, लाइट के बिल, गैस के बिल? लाइट आए ना आए बिल आता है, गैस ना आए लेकिन गैस की कीमतें आप देख रही हैं कहां तक पहुंच गई। टैक्सेस 50,000 रुपए इनकम वाले पर भी टैक्स लगा दिया गया, जो सैलरी पर्सन है। जो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, वैसे इनडायरेक्टली टैक्सेस तो सैकड़ों लगे हुए हैं लेकिन वो तक लगा दिया, जुल्म की इंतहा कर दी इस महंगाई के दौर में जहां आपका डॉलर 250 से ज्यादा हो, वहां पर आप 50,000 6 लाख रुपए जो साल के कमा रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया। कम से कम टैक्स 2 लाख वाले पर टैक्स नहीं वो तो स्लैब्स में है ना, वो तो स्लैब्स में है। नहीं तो मतलब उसको तो बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए। 2 लाख तक तो, 1 लाख तक तो सैलरी इस महंगाई के हिसाब से मिनिमम वेज होनी चाहिए मेरा ख्याल है। जितनी महंगाई उस हिसाब से मिनिमम वेज 1 लाख होनी चाहिए और मैक्सिमम वेज का भी हमारे को तयन करना चाहिए इस मुल्क में। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि आप सरकारी सतह पर कम से कम 5 लाख से ज्यादा ना रखें किसी की भी, चाहे वो जर्नल हो, चीफ जस्टिस हो, सदर पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो। मैक्सिमम और अलाउंसेस क्या होते हैं, अलाउंसेस खत्म करें। मतलब किस चीज के अलाउंसेस लेते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज भी हमें मेरा ख्याल है कि अब स्टार्ट करनी पड़ेगी, कम से कम पॉलिटिशियंस के या जो वो ब्यूरोक्रेट जो पॉलिसी साज हैं, मतलब यानी कि 20-21 ग्रेड से बड़े या 17 से आप लगा लें, कहीं से भी लगा लें, उनके बच्चे या वो लोग कभी भी बाहर जायदाद नहीं खरीद सकते, बिजनेस नहीं खरीद करें और इलाज के लिए ना जाए, तालीम के लिए ना जाए। आप तो वो लोग हैं कि जो मुल्क की पॉलिसीज बनाते हैं। आपने इस काबिल कोई स्कूल नहीं बनाया कि जहां अपने बच्चों को आप पढ़ा सके, उस मुल्क में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां आप अपना इलाज करवा सके, मतलब कोई ऐसा प्रोफेसर मकाम नहीं बनाया कि जहां आप छुट्टियां गुजार सके, आराम कर सके। कोई ऐसा बिजनेस यानी कि यहाँ पर नहीं है कि आप बिजनेस कर सके। अपोजिशन में होते हुए, हुकूमत में होते हुए तो आपके बिजनेस बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन जब अपोजिशन में जाते हैं तो आप यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते, यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ शादियां नहीं कर सकते। मतलब आपने देखा ना, मरियम नवाज के बेटे की शादी हुई तो वो लंदन में शादी हुई। भाई क्यों लंदन में? लाहौर में क्या था मसला? लाहौर में आपने शादी क्यों नहीं की? आप मरी में कर लेते, आप कराची में शादी कर लेते, कोयटा में कर लेते, क्यों? मतलब वहां पर क्या ताल्लुक है आपके फ्लैट खरीदने का? जरदारी साहब का किसी की भी बात हो तो मेरा ख्याल है कि यह वक्त आ गया, जिस तरह हम कहते थे पंजाब का एहतसाब हो, जर्नल्स का एहतसाब हो, तो अब मेरा ख्याल है कि यह वक्त भी आ गया कि हमें इन इश्यूज पर भी बात करनी चाहिए कि मैक्सिमम एक तो वेज भी होनी चाहिए कि नहीं, हम तो हर प्रोग्राम में ये इश्यूज उठाते हैं कि मरात नहीं होनी चाहिए। बिजली के बिल तो अब आए हैं, हम तो ये जो प्रोटोकॉल एक जो सिस्टम है, क्योंकि आप ये देखें कि एलीट जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी तो प्रोटोकॉल दे रही हैं, तो आवाम को कहाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? अब एसएसयू जो पुलिस की सिंध में फोर्स है, एसएसयू, वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी देना है। ठीक है, सबसे ज्यादा अलाउंसेस एसएसयू वालों के, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में अगर सिंध पुलिस की एग्जांपल लें, सबसे ज्यादा अलाउंसेस, सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज एसएसयू का मिलता है। एसएसयू क्या करता है? एसएसयू आपका क्या स्ट्रीट क्राइम को नहीं कंट्रोल कर रहा है, एसएसयू कच्चे के डाकुओं को कंट्रोल नहीं कर रहा, एसएसयू आपकी आवाम की हिफाजत नहीं कर रहा, वीवीआईपीज़ की हिफाजत कर रहा है। अगर आप अपने सूबे को, अपने मुल्क को, अपने शहर को इस काबिल नहीं बना सकते कि जिस तरह एक आम आदमी
वहां से सफर कर सकता है, तो आप फिर हुकूमत में मेरा ख्याल है रहने के काबिल नहीं है। आप प्रोटोकॉल के बगैर चलें, सिक्योरिटी के बगैर चलें। जिस तरह इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर चलता है, जिस तरह कनाडा में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उस तरह जब आप मिसालें टैक्सेस की वहां की देते हैं कि इंग्लैंड में इतना टैक्स है, अमेरिका में इतना टैक्स है, वाकई टैक्स है वहां पर बहुत ज्यादा, लेकिन उस टैक्स के बदले में उनको फैसिलिटीज दी जाती है। टैक्स का मतलब क्या है कि हुकूमत एक हमारी बड़ी है, जिस तरह घर का कोई बड़ा होता है वो सारे बच्चों से पैसे इकट्ठे करता है और उसके बाद घर की तामीर और तरक्की पे इस्तेमाल करता है। अब हुकूमत क्या करती है कि टैक्स कलेक्ट करते वक्त तो पैसे इकट्ठे कर लेती है, वहां की एग्जांपल लेती है, लेकिन फिर वो खर्च करने वक्त वो अपने प्रोटोकॉल्स और अपने सियासी नवाजने पर और उन पर सारी चीजें खत्म कर देती है। बदकिस्मती से वो सारी चीजें, मतलब आप यूं कह रहे हैं कि घर का बड़ा जो है वो पैसे तो ले लेता है सारे बच्चों लेकिन से, फिर वो नशे में और जुआ में उड़ा देता है। जोड़े अपने सिलवा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, राना साहब, वफाकी काबीना ने 5 साला निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। 24 इदारों की निजकारी होगी। PIA और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के निजकारी का अमल बहुत जल्दी मुकम्मल किया जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ बेहतरी आएगी? अच्छी बात है, निजकारी कर रहे हैं माशाल्लाह। आप तो खिलाफ थे, पीपल्स पार्टी तो हमेशा से खिलाफ रही है। जब सारी चीजें बिक जाएंगी फिर बचेगा क्या इस मुल्क में? जब सारी चीजें बिक जाएंगी तो बचेगा क्या इस मुल्क? आप इस्लाहत पैदा करें, निजकारी क्यों कर रहे हैं? तो आप तो गवर्नमेंट के साथ थे, गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, क्यों आप उनके इन सब कामों में मदद कर रहे हैं? आप उठाएं ना सवाल। देखिए जी, बात ये बिल्कुल सवाल भी उठाते हैं और इससे पहले भी पार्लियामेंट में रेगुलेशन जमा कराई थी कि निजकारी नहीं होनी चाहिए, इनको चलाएं आप। कोई सुनता नहीं है आपकी। और चलाएं आप। देखिए, अरबाब इख्तियार तो वजीर आजम साहब हैं, वो जो भी आपने वजीर आजम बनाने में उनको इतने ही सपोर्ट किया, हमने तो जमहूरियत को बचाया। हम तो जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देना चाहते। इस मुल्क में जमहूरियत का पहिया चले। हम ये नहीं चाहते कि जमहूरियत डिरेल हो। जब जमहूरियत डिरेल होती है तो मुल्क को नुकसान होता है। लेकिन वो तो मुल्क में जो बसने वाले लोग हैं राना साहब, उस जमहूरियत से कैसे मुस्तफीद होंगे? वो तो पिस गए हैं। ऐसी जमहूरियत को अवाम कैसे एक्सेप्ट करेगी? आप खुद बताएं ना। वो अवाम जमहूरियत क्यों होगी? अवाम को रिलीफ के लिए ना, अवाम की हुकूमत कहाँ है? देखिए जी, बात ये है, मैंने तो जब से होश संभाला है जी, जिस चीज पर भी पैसे बढ़े मैंने कम होते तो नहीं देखे। वो हाई प्राइस। राना साहब, मैंने जब से होश संभाला है ना, मैंने एक जुमला सुना है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं वही अल्फाज, यकीन करें। नहीं, देखिए, मैं आपसे वही अल्फाज कह रहा हूँ ना जी, जी। कि जब से होश संभाला है, किसी भी चीज की जो प्राइस बढ़ गए वो कम नहीं हुए। एक जब हुकूमत चेंज हुई तो हर बंदा ये कहता है जी मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। फिर उसके बाद फिर खड़े होकर कहते हैं कि जी पिछला जो वजीर आजम गया वो खजाना बिल्कुल खाली करके चला गया। अच्छा, आने वाली हुकूमत कहती है कि भाई मैं अब नई इस्लाहत लाऊंगा और मैं ये ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ। पिछली हुकूमत ने ये गिलास बनाने की फैक्ट्री लगाई थी और मैं जब हुकूमत में आया मैंने बंद कर दी कि नहीं जी, गिलास गलत था। इस पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए और ये कौम के पैसे जाया हो गए। मैंने अपनी अना के खातिर इसको ताला लगा दिया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने जी कप बनाने की फैक्ट्री लगा दी और उस पर अरबों रुपए लगा दिए और उसके बाद दूसरी हुकूमत आ गई, उसने कहा नहीं ये प्रोजेक्ट गलत था, इसको बंद कर दो। देखें जी, ये सिस्टम माफिया है, परसेंटेज माफिया है, ये दफन होनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। अच्छा प्रोजेक्ट कोई भी गवर्नमेंट लगाए हमें उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। उससे अवाम का फायदा होता है, उससे मजदूरों को फायदा होता है, उससे किसानों को फायदा होता है, उससे मुल्क को फायदा होता है। अब जाने वाली हुकूमत कहती है कि जी मैं जब गया छोड़कर तो मैं 22 अरब के रिजर्व छोड़कर गया। ठीक है। उसके बाद जब हुकूमत आई कहने में 25,000 के रिजर्व छोड़कर गया। जब तीसरी हुकूमत आई वो कहने लगे जी बिल्कुल खजाना बिल्कुल खाली था, मैं 18 अरब के रिजर्व छोड़कर गया हूं। अब बताइए कि सभी तो रिजर्व छोड़कर जा रहे हैं और खजाना आगे आने वाला खाली बताता है। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या सच और क्या झूठ है, क्योंकि खजाने के पास हम तो हैं नहीं ना। हमने वो झांक कर देखा कि पैसे कहाँ हैं। हम तो मजदूर हैं। हम तो ये बात करते हैं कि मजदूर को रोटी ईमानदारी से कब मिलेगी, किसान को खाद कब मिलेगा, किसान को पानी कब मिलेगा, बेरोजगार को रोजगार कब मिलेगा। टैक्स कलेक्शन सब दे रहे हैं, देने को तैयार भी हैं, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन उस टैक्स का
फैसिलिटेट कब होगी ये अवाम, इस अवाम को उसका फायदा कब होगा, ये हॉस्पिटल प्राइवेट कब खत्म होंगे, ये प्राइवेट स्कूल कब खत्म होंगे, ये प्राइवेट सिस्टम कब खत्म होगा। ये सरकार का निजाम है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ये चीजें जब टैक्स ले रही है तो सरकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे, बात है कि सरकार की जिम्मेदारी है। और मजीद इन्होंने तो प्राइवेट ये जो निजकारी का अमल शुरू कर रहे हैं, तो फिर हर चीज को बेच ही दीजिए, फिर वजीर आजम की वो भी कहीं प्राइवेट ही लेके आ जाइए, तो बेहतर होगा केएससी को दे दें, उनके पास पुलिस भी मौजूद है, उनके पास अदालतें भी मौजूद हैं, वो बेहतरीन तरीके से, गुंडे भी मौजूद है पुलिस के केएससी के पास, तो वजीर आजम भी इन्हीं को दे दें तो अच्छा चला लेंगे ये। तो मैं ये समझता हूँ ये सोचना चाहिए, हमें आपस की लड़ाइयों को खत्म करना होगा और पाकिस्तान के लिए सोचें, खुदारा अकाउंटेबिलिटी लेकर आए, करप्शन सिस्टम खत्म कर दें, सिस्टम ये जो सिस्टम माफिया है इसको दफन कर दें, खुदारा परसेंटेज को दफन कर दें, क्योंकि कौम परेशान है। दुश्मन बराबर के जो मुल्क के दुश्मन है उनको हमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हम खुद बर्बाद हो रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं ये तो खुद ही डूब रहे हैं। हमें इस चीज को सोचना चाहिए, बलूचिस्तान की आवाम भूख से मर रही है, उस पर देखना चाहिए, क्योंकि दुश्मन नजरें लगा कर बैठा हुआ है, तो हमें इन चीजों पे अमल करना होगा। हम सीधा इदारे जो आपस में, आज मैं आपकी बात नहीं मानता, आप मेरी बात नहीं मानते, हमें शाइस्तगी लानी चाहिए, इदारों को भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए, इदारों को, तमाम इदारों को पार्लियामेंट के मातहत होना चाहिए, पार्लियामेंट को आके बताएं, तमाम इदारों के सरबराहान सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करें। मैं समझता हूं 73 का आइन इस बात की गवाही देता है, पाकिस्तान की सालमियत की और रहबरी की जिम्मेदारी है 73 का आइन। मैं समझता हूं कि तमाम चीफ जस्टिस को भी सालाना पार्लियामेंट में आना चाहिए, वो जवाब दें पार्लियामेंट को कि जी मैंने एक साल में मेरी अदालतों की ये कारकर्दगी है और ये बेहतर काम हुआ, इतने पेंडिंग है, इतने केसों का फैसला सुनाया गया है। आर्मी चीफ को भी अदालत में आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, पार्लियामेंट में आना चाहिए कि उनको भी जवाब देना चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, उनको भी तहजीब से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक दूसरे का गिरबान न पकड़े, क्योंकि वो अवाम, पार्लियामेंट में तो कोई अवाम ने, देखिए जी, अवाम ने उन पर एतमाद करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, अवाम उन पर एतमाद करती है, वो कौम का घर है, वो सबसे सुप्रीम है। तो हमें ये चाहिए कि हमें एक लड़ी में आना चाहिए, हमें एक पेज पे आना चाहिए। हमें देखें सहाफी, अब सहाफियों में आप देखें, चौथा सतून है पाकिस्तान का सहाफत, पाकिस्तान की तामीर में भी, पाकिस्तान की बुनियादों में भी इनका खून है सहाफियों का। अब सहाफियों में भी तकसीम नजर आती है। बात यह है कि हम सब जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे, चंद सहाफी अपनी बात कर रहे हैं, चंद सहाफी मेरी बात कर रहे हैं, चंद सहाफी आपकी बात कर रहे हैं, नहीं, रियासत की एक ही बात होनी चाहिए। सहाफी हो, पुलिस हो, फौज हो, कोई आर्मी हो, आपका पॉलिटिकल लोग हो, मुल्क की तामीर के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। तो रियासत भी तो कमजोर है ना, रियासत मजबूत होगी तो जी रियासत को अपनी हुकूमत मजबूत होगी। राना साहब, बब्बर साहब, मुझे एक बात बताएं, हम बात करते हैं, अभी जैसे राना साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो कहाँ से कहाँ निकल गए और हम अभी तक वैसे ही हैं। तो ज़ाहिर इंटरनेशनली आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है, आप समझते हैं कि गुज़िश्ता 20 सालों में हम पीछे गए हैं और हमारे पड़ोसी जो है वो हमें छोड़ के आगे निकल गए, ऐसा ही है? देखें, बात यह है कि इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट यकीनन सुप्रीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब पार्लियामेंट में अगर ये चीफ जस्टिस को या आर्मी चीफ को बुलाते हैं तो उससे पहले इस चीज की क्या गारंटी कि चैम्बर में बुला के अपने ये पर्चियां नहीं देंगे। ये पार्लियामेंटेरियन का, हमारे उनका बदकिस्मती के साथ ये किरदार है कि वो पहले पर्चियां अपने कामों की देते हैं और वो चीजें डिस्कस करते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में बुलाते हैं ऑफिशियल, ठीक है ना, वो ना बुलाएं। ये ऐसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हो, वहां तो ये इशू होने ही नहीं चाहिए। इंग्लैंड जिसकी हम मिसाल देते हैं रूल ऑफ लॉ की, वहां पर कोई रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद ही नहीं है, वो सिर्फ रवायतों पे चलते हैं, वहां की पार्लियामेंट खुद मुख्तियार है, लेकिन वहां पर कभी ऐसे इश्यूज नहीं हुए। वहां पर किंगडम सिस्टम है, वहां पर बादशाहत है, वहां पर प्रिंस चार्ली रूल करते हैं, लेकिन ना कभी उनके इख्तियारात की जंग हुई, ना कभी प्राइम मिनिस्टर को इशू हुआ, ना पार्लियामेंट को इशू हुआ, ना वहां की अदालतों को इशू हुआ, ना आवाम को इशू हुआ, ना वहां की तरक्की रुकी। तो कुछ अपना कैरेक्टर भी बेहतर होना चाहिए। सिर्फ कानून बनाने से या उस पर अमल करना, जब तक अमल नहीं करेंगे, जब तक उसका मेरा ख्याल है कि
चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हम सिर्फ कानून बना देते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। मेरा यह ख्याल है हम सिर्फ तवक्का करते हैं कि अगला शख्स उस पर इम्प्लीमेंट करे। जब मैं सिग्नल तोड़ता हूं या वन वे पे से गुजरता हूं तो मैं फख्र महसूस करता हूं उस पर, लेकिन जब कोई और इसी तरह कर रहा होता है तो फिर मुझे उस टाइम उसूल याद आ जाता है और कानून याद आ जाता है और मैं उसको गालियां निकालता हूं कि यार ये कोई तरीका है, आप इतना अपने आप को कैसे मौजिब समझते हैं और कैसे पढ़ा। मतलब है अवामी तौर पे भी खुद एहतसाबी नहीं है। बिल्कुल जाहिर है, वैसे हुक्मरान है जैसे हम अवाम खुद है। और बाकी रहा सवाल के इलेक्ट्रिक का, जिस तरह आपने कहा, तो उनका तो ये आलम है कि हमने कभी नहीं सुना था कि संडे वाले दिन लाइट जाती हो और रात में लाइट जाती हो। जितनी भी लोड शेडिंग के बुरे दौर थे, मुहर्रम में, आशूरा में लाइट गई, बकरा ईद पर लाइट गई, यौम आज़ादी पर लाइट गई, और रमजान शरीफ में सेरी के अफ्तारी के टाइम पे लोड शेडिंग हुई। जो सूरत हाल, इतनी बुरी सूरत हाल है। छोटे साहब ने कहा है कि बिजली के बिलों में 30% तक का, बिजली की कीमतों में 30% तक कमी हो जाएगी। तो है कुछ उस मतलब अगर आप 100% बढ़ा दें, उसके बाद 30% कम कर दें, फिर एक मौका देखकर फिर बढ़ा दें, क्या फर्क पड़ता है? पेट्रोल की तरह। आप पेट्रोल की तरह जब आप बढ़ाते हैं तो सब चीज बढ़ जाती है। आप पेट्रोल रात में 12 बजे बढ़ता है तो आप सुबह दूध और डबल रोटी लेने जाएंगे तो उसके भी प्राइस बढ़े हुए होंगे कि जी पेट्रोल बढ़ गया। अच्छा, जब पेट्रोल कम होता है तो फिर वो कहते हैं कि हमारी भैंस दूध थोड़ी पेट्रोल थोड़ी पीती है, वो तो घास खाती है, हम दूध का रेट कम कैसे करें? फिर वो चीज कभी वापस डाउन नहीं होती। इवन ये कि रक्शे वाला भी आपसे कम नहीं करेगा पैसे। तो मैं तो कहता हूं कि इसके पेट्रोल के प्राइस भी साल में एक दफा फिक्स कर देने चाहिए बजट के साथ। लाइट के प्राइस, गैस के प्राइस, आपको क्या हर्ज है? आप साल में एक दफा फिक्स करते हैं, बजट होता है इसलिए स्लैब सिस्टम भी खत्म हो। और साल बिजली इस्तेमाल की, जितनी हमने गैस इस्तेमाल की, उतना हम बिल पे करने, खत्म हो गई। मतलब ये एक हर 15 दिन में अजीब कैफियत लगी रहती है, ब्लैक बिलिंग होती है। इस पर पेट्रोल पंप वाले और पेट्रोल कंपनीज कितने करोड़ों रुपए कमाते हैं, आपको कुछ अंदाजा है? ये जो रेट आगे पीछे होता है, इस पर करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का सट्टा चलता है हर 15वें दिन। इस पे अंदाजा आपको है कुछ? क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल। इस पर हमने तो सुना था वो क्रिकेट और ये सब गेम्स पे, नहीं, इस पर भी चल रहा होता है। इस पर वो जब पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज होने वाली होती हैं तो वो पहले से पेट्रोल का जखीरा करके रख लेते हैं। जब पेट्रोल के प्राइस डाउन होने वाले होते हैं तो वो पेट्रोल देना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, पेट्रोल नहीं देते, अवेलेबल नहीं होता। ऐसे इश्यूज हुए। और जब वो उसी वक्त 12 बजे के बाद एकदम रेट बढ़ा देते हैं, वो इतना सारा जखीरा किया हुआ पेट्रोल होता है। तो मतलब हुकूमत की जेब में जाने से भी ज्यादा उन माफियाज की जेब में भी जाता है जो इनडायरेक्टली हुकूमत को रिश्वत दे रहे होते हैं। तो ये सारा उनके लिए किया जाता है बेसिकली, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते। वरना क्या हर्ज है? मतलब आप मुझे बताए ना, एहसान कर देते हैं, हमने 5 रुपए कम कर दिए, फिर 35 रुपए बढ़ा देते हैं। इंटरनेशनली जो सूरत हाल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? इंटरनेशनली तो काफ़ी सूरत हाल चेंज हो रही है और काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। ख़ासतौर पर हमारे खित्ते की ईरान और इसराइल की भी जंग के आसार नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त ईरान और इसराइल के बाकायदा जंग की चिट तो चल रही है, चिट चल रही है, लेकिन ये किसी भी वक्त बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। ये सूरत हाल नहीं, तीसरी जंग अजीम अगर नहीं भी होती है तो इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा सूरत हाल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ख़तरनाक हो जाएगी। पाकिस्तान सिफारती सतह पर तो शायद ईरान का साथ दे, लेकिन दिफाई सतह पर इस पे दबाव आएगा ईरान का साथ देने के लिए, लेकिन पाकिस्तान दे नहीं पाएगा। इस मौके पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो चीन पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है वो खुल के ईरान की साइड खड़ा हो रहा है, और अमेरिका भी पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है, वो खुल के इसराइल की साइड पर खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरब, तो इससे पाकिस्तान की पोजीशन नहीं स्ट्रांग हो जाएगी? नहीं, स्ट्रांग तो उस टाइम पे होना कि जब हम खुद मुख्तियार हों। हमने मसला प्रॉब्लम ये है कि हम असला खरीदते हैं चाइना से, में ट्रेड करते हैं, यूरोप से लोन लेते हैं, अमेरिका से दोस्ती करते हैं, ईरान से। तो मतलब हमारे अंदर भी तो वो घोटाला बना हुआ है ना। तो हम अगर खुद से चीजें कर रहे हो तो फिर हम एक फैसला ले सकते हैं ना कि संजीदगी हम में नहीं है। बिल्कुल नहीं, इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया। राना गुलजार ताज साहब कोई मैसेज देना चाहे तो जरूर दीजिएगा। देखिए जी, बात यह है कि संजीदगी उस सूरत में आएगी जब हमारे अंदर इत्तेहाद होगा। हमारे अंदर इत्तेहाद ही नहीं है तो संजीदगी कैसे आएगी? हमारे सबके रुख अलग अलग हैं, और पाकिस्तान बिल्कुल मुसलमानों में, इस्लामी मुल्कों में एक सुप्रीम ताकत है। अल्लाह ने इसको ये कुव्वत बख्शी है, मगर पाकिस्तान को चाहिए कि अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करे, सबसे मुकाबला करेगा। लेकिन हम
اتحاد پیدا نہیں کرتے, ہم اتفاق نہیں پیدا کرتے, ہم سب جو ہیں الگ الگ بکھرے ہوئے ہیں. جب ہم ایک پیج پہ آ جائیں گے الحمدللہ تمام مسلم ممالکوں کو لیڈ کرے گا پاکستان. اور پاکستان ایک ایسا ملک اور ایک ایسی ریاست ہے کہ اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے ہاتھ پھیلانا سیکھ لیا. اس کو ہاتھ کو پھیلا کر رکھیں گے, اس کو سمیٹیں گے نہیں, تو ہمیں یہ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں. ہمیں جس دن اللہ کرے ہم سب کو یہ طے کر لیں کہ جی ہم نے لون کسی سے نہیں لینا اور ہم نے اپنے ملک کے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لانا ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. ہماری عوام بھی ترقی کرے گی, ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. ہم دیکھیں, ہم تعریف کرتے ہیں ہماری فوج بہت طاقتور فوج ہے. ارے بھائی ہم سب ایک ہوں گے تو فوج طاقتور ہوگی نا. جب ہم ایک نہیں ہوں گے تو فوج بیچاری کیا کرے گی؟ فوج کی طاقت سپورٹ کون کرتا ہے؟ عوام. تو بہتر یہ ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل لوگوں کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا, مضبوط ہونا ہوگا, اتحاد پیدا کریں اور عوام کو اپنے اندر ایمانداری لانی ہوگی اور شائستگی لانی ہوگی اپنے اندر. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہم صرف امپورٹ اپنی کم کر دیں نا, جو فالتو چیزیں جس کو میں فالتو کہتا ہوں کہ کتے اور بلیوں کے جو شیمپو آتے ہیں نا, اگر اس کی امپورٹ ہم صرف روک دیں, ان کی خوراک نہ روکیں, ان کی فیڈ بھلے آئے, جو پیڈز ہوتے ہیں پالتو, تو اس سے بھی جو ہے نا آپ کی الیکٹرکسٹی کے بل کم آ سکتے ہیں اور غریب کو کافی ریلیف مل سکتا ہے. وہ پاکستان میں بہت شکریہ ذوالفقار ببر صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ رانا گلزار تاج صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 10 روزہ پولیو مہم سندھ میں شروع کر دی گئی ہے, آغاز ہو چکا ہے آج سے, اور عذرا پیچھو صاحبہ نے یہ آغاز کر دیا ہے. تو کم از کم سندھ کے بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے میسج ہے کہ وہ کوتاہی نہ کریں بالکل بھی, اور وہ اس کے ڈراپس پئیں تاکہ جو سندھ ہے وہ نہ صرف سندھ بلکہ پورا پاکستان جو ہے وہ پولیو فری ملک بن سکے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.